शुरुआत देश में पाकिस्तानी साजिश के बहुत बड़े खुलासे के साथ, जिसके तार आधे हिंदुस्तान से ज्यादा क्षेत्र में फैल चुके थे। सुरक्षा एजेंसीज ने सारी साजिश को खत्म किया। पाकिस्तान की नापाक करतूत को कैसे डिकोड किया गया, कैसे ध्वस्त किया गया, इसकी एक एक डिटेल बताता हूं आपको। यह साजिश देश के सबसे बड़े सूबों में शुमार उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देश का लगभग 65% हिस्सा और जनसंख्या के हिसाब से देश के लगभग 50% से ज्यादा की आबादी, ये यहां तक फैला था। उत्तर प्रदेश से नेटवर्क शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश से होता हुआ ये नेटवर्क पहुंचा दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब ही पहुंचा, पंजाब के बाद ये नेटवर्क पहुंचा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड इसकी चपेट में आए, गुजरात तक ये पूरा नेटवर्क फैला था। ये सिर्फ इसका एक मॉड्यूल बताया, लेकिन आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड पाक खुफिया एजेंसी ISI, उसका मॉड्यूल है गेमिंग ऐप और मोहरे हैं कट्टरपंथी लड़के। मोटिव है आतंकी वारदात को प्लान करना, उसका अंजाम है। सोशल मीडिया के साथ अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्लेटफॉर्म को टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बना लिया गया है। इसके निशाने पर वो कट्टरपंथी नौजवान हैं जिनके जहन में देश के खिलाफ पहले से गुस्सा है या नफरत भरी गई है। ऐसे ही युवकों को, ऐसे ही लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और हिंदुस्तान में स्लीपर सेल में उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि स्लीपर सेल आने वाले वक्त में आका के प्लान के हिसाब से भारत के अंदर किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। इस पूरी साजिश को ट्रेस कैसे किया गया, ट्रैक कैसे किया गया, खत्म कैसे किया गया, ये रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। ISI का गेम प्लान, निशाने पर नौजवान। यूपी, दिल्ली, पंजाब, पाकिस्तानी साजिश बेनकाब। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात यानी आधे हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान पाकिस्तान ने तैयार किया था और आतंकिस्तान के इस कागजी मंसूबे पर ISI ने एक्शन प्लान बनाया, जबकि इस साजिश की जिम्मेदारी सौंपी गई पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी को। लेकिन शहजाद भट्टी और ISI के नापाक प्लान को भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने मिट्टी में मिला दिया, उनकी साजिश के पुर्जे पुर्जे खोल डाले। नापाक गैंग ने स्लीपर सेल का प्लान बनाया, लेकिन उसका भंडाफोड़ हो गया। आतंक की फैक्ट्री से हथियार सप्लाई किए गए, लेकिन सभी हथियार पकड़े गए। देश में बड़े शहरों को टारगेट करने का प्लान था, लेकिन मंसूबा धराशायी हो गया। देश की राजनीति का गलियारा कहे जाने वाले यूपी में योगी के एक्शन अगेंस्ट क्राइम पॉलिसी ने पाकिस्तान को सबसे तगड़ा झटका दिया है। हालांकि योगी राज वाले यूपी को दहलाने के लिए ISI और शहजाद भट्टी ने पूरा जोर लगा दिया था। तैयार हो जाओ, ये हमारा मिशन है। यूपी में कट्टरपंथी नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें स्लीपर सेल में शामिल किया। लखनऊ में RSS के दफ्तर को टारगेट करने का प्लान बनाया गया। ISI ने आतंकियों तक AK-47 और हैंड ग्रेनेड पहुंचाने की साजिश रची, लेकिन ATS और STF के चक्रव्यूह से पाकिस्तान के मोहरे बच नहीं सके। ATS और यूपी STF ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जहां युवाओं को पैसों का लालच देकर पुलिस थानों और राजनेताओं को धमकाने या नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पाकिस्तानी गैंगस्टर और पाकिस्तानी ISI एजेंट शहजाद भट्टी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में दहशत फैलाने को लेकर साजिश रची। गनीमत ये रही कि समय रहते ATS ने उसकी साजिशों को नाकाम कर दिया और उत्तर प्रदेश में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो आतंकी हैं, जो जिन पर आरोप है, उनको गिरफ्तार किया। भारत सरकार और सुरक्षा तंत्र के मजबूत तालमेल और सख्ती ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों के लिए किसी भी सीमा को लांघना मुश्किल कर दिया है। यही वजह है कि इस बार ISI के निशाने पर वो नौजवान हैं जो कट्टरता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। ऐसे नौजवानों को जाल में फंसाने के लिए ISI और कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी हैंडलर्स ज्यादातर हिंसक गेमिंग ऐप के जरिए लड़कों का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, फिर उनको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए रियल टेरर टास्क दिए जाते हैं और इन आतंकी टास्क को पूरा करने के लिए हथियार भी मुहैया कराए जाते हैं। हर टास्क को पूरा करने पर विनिंग प्राइज के तौर पर मोटा पैसा देने का लालच दिया जाता है, जिसे सोशल मीडिया पर पे पर टास्क नाम देकर युवाओं को बरगलाया और बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान की इस ऑनलाइन साजिश का खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े 3 नाबालिगों ने किया और अब देश की सुरक्षा एजेंसीज की नजर उन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर है
जिनका IP एड्रेस पाकिस्तान का है, और ऐसे गेमिंग ऐप पर मौजूद युवाओं को बाउंड डाउन यानी कानूनी तौर पर प्रतिबंधित किया जा रहा है। शहजाद भट्टी ISI के साथ मिलकर ऑनलाइन रेडिकलाइज किए गए फुट सोल्जर के जरिए राजधानी दिल्ली में कई संवेदनशील इमारतों पर हैंड ग्रेनेड के जरिए हमला करने की साजिश रच रहा है। इसके अलावा अपने गुर्गों के जरिए शहजाद भट्टी पुलिस वालों की टारगेट किलिंग की भी प्लानिंग कर चुका है। खुलासा हुआ है कि ISI ने ऐसे लड़कों को ऑनलाइन रेडिकलाइज और गेमिंग ऐप के जरिए फंसाने के लिए स्पेशल डेस्क बना रखा है और कमजोर दिमाग वाले कट्टरपंथियों को पहले फुट सोल्जर बनाकर बाद में आतंकी बनाने की तैयारी है, जिसके लिए यूपी से लेकर दिल्ली और पंजाब तक ISI और शहजाद भट्टी गैंग एक्टिव है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने सोशल मीडिया को अपना टेरर मॉड्यूल बना लिया है। शहजाद भट्टी भारतीय युवाओं को पहले सोशल मीडिया पर जोड़ता है, बाद में उन्हें पैसे, हथियार, ड्रग्स और गैंगस्टर्स की लाइफस्टाइल का लालच देकर अपने नेटवर्क में शामिल करता है। हाँ भट्टी साहब, तैयार हो जाओ, ये हमारा मिशन है। लेकिन अब पाकिस्तान के इस गैंगस्टर की पोल पट्टी खुल चुकी है और उसके आतंकी आकाओं की कोई भी चाल हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होने वाली है। एक तरफ आतंकियों पर प्रहार है तो दूसरी तरफ जिहादियों पर करारा वार है। राम कथा के मंच से योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने रामायण के पात्रों और प्रसंगों का जिक्र किया और कहा कि समाज को ऐसी साजिशों के खिलाफ जागरूक रहना होगा। श्री राम। खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे? वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े थे। माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। लखनऊ में राम कथा का मंच सजा था, लेकिन इस सनातनी मंच से सीएम योगी ने लव जिहाद की साजिश रचने वालों को सीधी चेतावनी दी और हिंदू समाज को जागरूक होने की नसीहत भी। योगी ने लव जिहादियों से हिंदू समाज को सचेत रहने की अपील यूं ही नहीं की। लव जिहाद को रामायण काल खंड से सीख लेने की जरूरत पर यूं ही जोर नहीं दिया। उसकी वजह है 4 दिन 4 जिले और धर्मांतरण लव जिहाद की 5 बड़ी घटनाएं और हर जगह शिकार हिंदू लड़कियां। हर जगह तरीका भी है, मुस्लिम पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती, फिर जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का खेल। तारीख 6 जून 2026। लखनऊ में जुबैर ने करण बनकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। धर्मांतरण, ब्लैकमेल और शोषण के आरोप में FIR दर्ज हुई। तारीख 6 जून 2026। लखनऊ के PGI थाने में नाबालिग के धर्मांतरण, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल और अपहरण का मामला तब सामने आया जब परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। तारीख 7 जून 2026। बरेली में मुस्लिम युवक पर हिंदू पहचान छिपाकर युवती का शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। तारीख 7 जून 2026। बिजनौर में दलित युवती से रेप, धर्मांतरण के प्रयास और धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तारीख 8 जून 2026। लखीमपुर खीरी में भी हिंदू युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों और हिंदू संगठनों ने SP ऑफिस का घेराव किया। यहाँ हिंदू बेटियों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है, हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है लालच दे करके। जो न्याय संगत होगा वो कार्रवाई पुलिस करेगी और पूरा सपोर्ट करेगी पीड़ित का जो किया जाता है न्याय प्रक्रिया के तहत। एक के बाद एक यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आने के बाद योगी ने कड़ा प्रहार किया। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है।
लव जिहाद के बाद अगला नंबर लैंड जिहाद का भी आया। योगी ने लैंड जिहादियों को भी रामायण काल खंड से जोड़ते हुए करारा प्रहार किया और लैंड जिहादियों की तुलना ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों से की। जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे? वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा, उसमें अपना तंबू गाड़ दिया। ये सब बंद हो जाना चाहिए। योगी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी है कि यूपी में अगर रामायण खंड काल के खर दूषण, मारीच और सुबाहु वाला खेल खेला तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। किसी भी जिहादी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबका हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मैं आपको जरा आंकड़ों के जरिए बताता हूं कि योगी को लव जिहाद और लैंड जिहाद पर मैसेज देने की जरूरत क्यों पड़ी। साल 2020 से 2024 के बीच लव जिहाद से जुड़े हुए 835 मामले दर्ज किए गए। 17 से 25 के बीच 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां रद्द की गई। इसी दौरान लव जिहाद के मामले में 1,682 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, तो कब्जा गैंग से 65,000 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। लव जिहाद के 818 मामलों में चार्जशीट दाखिल की। तो लैंड जिहाद को लेकर भारत नेपाल सीमा पर 250 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। ये अभी तक का बही खाता। लेकिन एक तरफ लव जिहाद और लैंड जिहादियों को वार्निंग दी जा रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बेटियों के दुश्मनों पर भी ऐसा ही एक्शन किया जा रहा है। कहीं बुलडोजर एक्शन तो कहीं बुलेट एक्शन। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। ये सिर्फ एक बयान या वार्निंग नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा का मिशन। जो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस मिशन को चुनौती देगा, उस पर बुलेट भी चलेगी और बुलडोजर। अमरोहा, झांसी और लखनऊ की ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। कहीं रेप के आरोपी के घर वारदात के चंद घंटों बाद बुलडोजर चल गया, तो कहीं बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले का बुलेट ट्रीटमेंट हुआ। शहर शहर हैवानों का ऐसा इलाज किया गया कि वो अब अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहे। मिडनाइट बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें अमरोहा की हैं, और जिस घर को योगी का महाबली जमींदोज कर रहा है, वो रेप के आरोपी फरमान का है, जो बच्ची से दुष्कर्म के बाद फरार हो गया था। मगर योगी फोर्स ने महज 4 घंटे के अंदर दरिंदे के घर को मिट्टी में मिला दिया। आरोप है कि फरमान ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। फरमान ने बच्ची को बहला फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया। 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोसी के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई। बच्ची की हालत स्थिर है, उसको तत्काल यहाँ उपचार के लिए भिजवाया गया। अभियुक्त अभी मौके से फरार हुआ है, उसकी कई टीमें सक्रिय हैं, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब योगी फोर्स दरिंदे की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। फरमान का घर तो जमींदोज हो गया, अब जल्द ही उसका बुलेट से इलाज भी तय है। एक तरफ रेप के आरोपी के घर बुलडोजर, तो दूसरी तरफ बुलेट से हिसाब। झांसी पुलिस ने देर रात बच्ची से रेप के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। आरोपी बच्ची को अपने साथ दवा दिलाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ वहां रेप किया, और फिर पीड़िता को उसके घर के बाहर छोड़कर भाग निकला। उधर लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रही लड़की से ऑटो ड्राइवर ने रेप की कोशिश की, तो कुछ ही घंटों में योगी फोर्स ने उसे लंगड़ा बना दिया। दरअसल 2 लड़कियां लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रही थी। उन्हें 4 बाग से आलमबाग बस स्टेशन पर जाना था, मगर आरोपी ड्राइवर हसीब उन्हें सुनसान जगह पर ले गया, जिसके बाद छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाब में योगी फोर्स ने उसका बुलेट ट्रीटमेंट कर दिया।
यूपी में सिर्फ बेटियों के दुश्मनों का हिसाब नहीं हुआ, बल्कि मथुरा और इटावा में भी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मथुरा में धार्मिक स्थलों में चेन स्नेचिंग करने वालों को लंगड़ा बनाया, तो इटावा में चोरी की वारदात को अंजाम देने जा रहे 3 बदमाश भी बुलेट के शिकार हुए। योगी फोर्स के एक्शन की तस्वीरें सबूत हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटी के दुश्मन हो या कानून के, बुलडोजर और बुलेट से बच नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर उत्तर प्रदेश में कब्जा गैंग के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। बुलडोजर शहर शहर अवैध निर्माण के खिलाफ सुपर एक्टिव मोड में है। गाजियाबाद से लेकर संभल, संभल से सीतापुर, वहां पर अवैध मस्जिद, अवैध मजार और अवैध दुकानों को एक एक करके जमींदोज किया जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज एकदम साफ है कि उत्तर प्रदेश में न अपराधी बचेंगे, न सरकारी जमीन पर कब्जा। अवैध मस्जिद, अवैध मजार, अवैध मदरसा, अवैध दुकान, अवैध कब्जा। यूपी में जो अवैध सब एक एक का मिट्टी में मिल गए। साफ करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। गाजियाबाद और संभल से सीतापुर तक योगी का बुलडोजर टॉप गियर में, और जो भी अवैध निर्माण है उसे समतल कर आगे बढ़ रहा है। गाजियाबाद में 14 दुकानों को जमींदोज किया गया, तो संभल में अवैध मस्जिद, मजार को मिट्टी में मिला दिया। वहीं सीतापुर में बुलडोजर ने अवैध प्लॉटिंग को कब्जा मुक्त कराया, और अब अगला टारगेट सरकारी जमीन पर बना मदरसा है, जो कभी भी मिट्टी में मिल सकता है। सबसे पहले संभल के मुस्तफा कादरी मस्जिद की तस्वीर देखिए, जिसकी मीनार तो आसमान छू रही थी, मगर इसकी नींव गैर कानूनी तरीके से पड़ी थी। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाई गई थी, मगर 2 दिन में 1500 किलो के महाबली ने एक एक ईंट उखाड़ कर इसे नेस्तनाबूद कर दिया। न इसके ऊंची मीनार बची और न ही कोई दीवार। 3 दिन में मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया। इसके साथ ही कल्की धाम संभल में बुलडोजर के 10 दिन का मिशन कंप्लीट हो गया। इस दौरान अवैध मस्जिद गिराई गई, नदी से अतिक्रमण हटाया गया, मंदिर के पास मजार ध्वस्त कर दिया गया। संभल में पिछले 10 दिनों के दौरान अवैध कब्जा मुक्त कराने की जो कार्रवाई हुई, वो आगे भी जारी रहेगी। पूरे जनपद में 65 ऐसे तालाब चिन्हित किए गए हैं, 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले, जिनको कब्जा मुक्त कराते हुए जिनको तालाब के तौर पे पुनर्जीवित किया जाना है। इसके साथ साथ पुरानी जो हमारी नदियां हैं, जिनके स्रोत हैं, उनको लेकर के भी कार्य किया जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह में लगभग 10 दिनों में 700 बीघा से ज़्यादा इस प्रकार की जमीन कब्जा कराई गई है। उधर गाजियाबाद की जामा मस्जिद से सटी जमीन पर अवैध तरीके से बनी 14 दुकानों को भी बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। बरसों से इन अवैध दुकानों में कारोबार हो रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने जांच की और फिर दुकानदारों से 2 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही अवैध कब्जा हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद बुलडोजर ने अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया। संभल गाजियाबाद में टास्क पूरा कर बुलडोजर सीतापुर पहुंचा और लाखों के अवैध प्लॉट को समतल कर दिया। मगर ये तो महज शुरुआत, क्योंकि बुलडोजर को सीतापुर में ही नया टारगेट भी मिल गया। यहाँ पर सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा खड़ा किया गया है, जिसे डीएम कोर्ट ने तुरंत हटाने का निर्देश दे दिया। प्रशासन ने अवैध मदरसे के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। ये मदरसा तालाब की जमीन पर कब्जा कर बना था। कोर्ट ने 10,46,000 का जुर्माना भी लगाया है। काफी किया गया और उसके क्रम पे 1359 फसली का जो तालाब है, मूल आधार का तो नहीं है, उसके क्रम पर हम लोग ने पुष्टि करके इसका तालाब के रूप में दर्ज करने के लिए निर्देशित भी किया गया। यानी संभल की तरह ही सीतापुर के अवैध मदरसे पर भी जल्दी पीला पंजा चल सकता है, क्योंकि यूपी में जहां भी अवैध होगा वो जरूर ध्वस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक ऐसे कर्मचारी की जो लॉरेंस बनने की चाह में था। अलीगढ़ में बैठकर रंगदारी मांग रहा था लॉरेंस का नाम लेकर। तो क्या अलीगढ़ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर उगाए का कोई बड़ा नेटवर्क ऑपरेट होने की तैयारी में है? फिलहाल पुलिस आरोपी के डिजिटल और क्रिप्टो कनेक्शन की तह तक पहुंचने में जुटी है। बोला गया है कि संबंधित जो एक्सटॉर्शनिस्ट है वो लॉरेंस बिश्नोई है और उसने पैसों की डिमांड की और साथ ही साथ अपने ब्लॉकचेन का एड्रेस भी दे रखा था। क्या अलीगढ़ से लॉरेंस गैंग का नेटवर्क चल रहा है? क्या एएमयू का कर्मचारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है? जिस लॉरेंस गैंग का नाम सुनकर दिल्ली, मुंबई, पंजाब से लेकर ब्रिटेन और कनाडा तक बड़े बड़े कारोबारी और सेलिब्रिटी खौफ से भर जाते हैं, जिसके गुर्गे फिल्मी सितारों पर भी फायरिंग करने से नहीं कतराते। उसी लॉरेंस के डर को हथियार बनाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शातिर कर्मचारी इशरत हुसैन ने, ताकि कम वक्त में करोड़ों की कमाई की जा सके। आरोप है कि इशरत ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी भरे लेटर तैयार किए, फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित जीपीओ पहुंचा और वहां से अलीगढ़ के 8 बड़े लोगों को स्पीड पोस्ट किया। इनमें डॉक्टर, प्रोफेसर, जूलर्स और कारोबारी शामिल थे। पत्र में लिखा था 22,000 USDT यानी करीब 2 करोड़ रुपए भेजो, वरना पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। यही नहीं, धमकी भरे लेटर के साथ QR कोड भी भेजा गया था ताकि रकम सीधे क्रिप्टो करेंसी के जरिए पहुंच जाए। डिमांड करी गई थी कि साहब इतने पैसे आप 7-8 तारीख तक दे दीजिए, अन्यथा आपके परिवार से कोई ना कोई हानि आपको देखनी पड़ेगी। और प्रॉपर धमकी थी, तो थोड़ा सा डर का माहौल तो था घर में, लेकिन हमने समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत SSP साहब से हम मिले और उन्होंने तुरंत अपनी टीम बनाई और टीम बना के उन्होंने चीजों को इतनी जल्दी सुलझा दिया, हमें उम्मीद भी नहीं थी। यानी ना बैंक का रिकॉर्ड, ना पहचान का खतरा और ना ही आसानी से कोई सुराग, लेकिन इशरत की पूरी प्लानिंग पुलिस की टेक्निकल जांच के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 2 दिन निरंतर कार्रवाई के पश्चात इस सनसनीखेज जो एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी उसका खुलासा हुआ है। हसमत हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसमें इसने ब्लॉकचेन से बिटकॉइन की ट्रेडिंग करता था। इसके पास एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला है। यूपी के बाद अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी पार्टी के मानो बुरे दिन शुरू हो गए। टीएमसी के गुंडों पर तो गाज गिरी रही थी। अब 15 साल सत्ता में रही पार्टी में जबरदस्त खलबली मची। पार्षद और विधायकों के बाद सांसद बागी हो रहे हैं, पार्टी को अलविदा करने का मन बना चुके हैं। उधर शुभेंदु राज में टीएमसी के नेताओं के काले कारनामों के सामने आने का सिलसिला अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही निजाम बदला, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस के पाप के घड़े एक एक कर फूटने लगे। एक तरफ बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी अकेली पड़ गई, वहीं शुभेंदु सरकार के आने के बाद से हर गुजरते दिन के साथ टीएमसी के वो काले कारनामे उजागर हो रहे हैं जिन्हें देखकर बंगाल की जनता का खून खौल उठता है। सबसे पहले बंगाल की सत्ता में 15 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी का हाल देखिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी उथल पुथल जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। पार्षद स्तर से शुरू हुई टूट पहले पार्टी के विधायकों और अब सांसदों तक पहुंच गई। विधायकों की टूट के बाद अब 20 लोकसभा के सांसद टीएमसी से किनारा करने की तैयारी में हैं। सोमवार शाम को सांसद शताब्दी रॉय के घर टीएमसी के बागी सांसदों की मीटिंग हुई। इस बैठक में खुद बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। टीएमसी बागी सांसदों के तेवर बता रहे हैं कि वो किसी भी पल पाला बदल सकते हैं। लोकसभा में तृणमूल के 28 सांसद हैं। करीब 20 से ज्यादा सांसदों ने पार्टी के खिलाफ विरोध जताते हुए ऐलान किया कि वो नया गुट बनाएंगे और फिर बीजेपी में विलय कर जाएंगे। जैसे एक सांसद ने कहा कि 13 सांसद है, तो गलत बात है। उनको कैसे पता 13 है? हम 20 बैठ के सिग्नेचर किया। काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ। ये हमारे देखने का भी दिन आएगा, मैंने सोचा नहीं।
दूसरी तरफ टीएमसी के साथ जुड़े नेताओं की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को तीसरी बार पेश होने का आदेश दिया, तो वहीं टीएमसी नेता सब्यसाची को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और टीएमसी पर इतने बड़े संकट के बीच भी ममता बनर्जी ने चुप्पी ही साध रखी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के आने के बाद से एक एक कर टीएमसी के काले कारनामे भी उजागर हो रहे हैं। टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर बंगाल की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और अब एक अहम खबर आपको बताते हैं। एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल को आज सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की सामरिक ताकत का नया अध्याय है। अब लद्दाख साल भर देश से जुड़ा रहेगा। सेना की हर मौसम में तेज रसद सेना को पहुंच पाएगी और चीन पाकिस्तान दोनों को साफ संदेश की हिमालय की चुनौतियों को पार कर भारत अपनी सीमाओं को और मजबूत बना रहा है। जोजिला टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है। हिमालय के सीने पर करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर धमाके की ये गूंज सिर्फ चट्टान टूटने की नहीं, बल्कि उस दीवार के टूटने की है जो हर सर्दी के मौसम में लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से अलग करती थी। इस धमाके की गूंज बीजिंग तक सुनाई पड़ेगी, क्योंकि जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है। सुरंग के दोनों छोर अब आपस में जुड़ चुके हैं। की ऊंचाई पर जोजिला टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है। 13.15 किलोमीटर की लंबी ये सिंगल ट्यूब 2 वे ट्रैफिक टनल है, जो दुनिया की एकमात्र ऐसी टनल है जो इतनी कठिन परिस्थितियों में बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में हुए इस ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू के साथ भारत ने हिमालय के सबसे चुनौतीपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में से सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लिया। कश्मीर से लद्दाख के बीच आज जो सफर बर्फ, भूस्खलन और मौत के खतरे के बीच 1 से 1.5 घंटे में पूरा होता, वो सुरंग शुरू होने के बाद सिर्फ 15 मिनट में पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात, साल के 12 महीने कश्मीर और लद्दाख के बीच सड़क संपर्क बना रहेगा। अब जरा समझिए कि जोजिला सुरंग इतनी खास क्यों है। ये 11,578 फीट की ऊंचाई पर है। 13.15 किलोमीटर लंबी सुरंग है। कुल परियोजना 31 किलोमीटर की। डबल लेन का मॉडर्न वे शामिल है। लेकिन इस सुरंग को बनाना आसान नहीं है। 31,000 टन स्पेशल स्टील, हजारों मजदूर, वर्षों की मेहनत और उसके बाद भारत ने इंजीनियरिंग का एक नया अध्याय लिखा। करीब 6 साल तक चले इस मिशन में 1200 से ज्यादा इंजीनियर, टेक्नीशियन और लेबर ने बेहद मुश्किल हालात में काम किए। बहुत ही टफ प्रोजेक्ट है, बहुत ही टाइम लगा और बहुत ही हम लोगों ने मशीनरीज वगैरह बहुत चेंज करनी पड़ी, बिकॉज वेदर के कंडीशंस की वजह से कुछ मशीनरीज ख़राब भी हो गई, एवलांच की वजह से कुछ हार्ड वर्क इतना, और सबसे मुश्किल है यहाँ पे मैन पावर। लेकिन जोजिला सुरंग की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल तक सीमित नहीं। इसका सबसे बड़ा महत्व सामरिक मोर्चे पर है। याद कीजिए, गलवान से लेकर पूर्वी लद्दाख तक चीन के साथ हर तनावपूर्ण हालात और करगिल से सियाचिन तक पाकिस्तान की हर चुनौती, इन दोनों मोर्चों पर सेना की ताकत निर्बाध रसद आपूर्ति पर निर्भर करती है। अब भारतीय सेना सर्दियों में टैंक, तोप, भारी हथियार, जरूरी रसद तेजी से लद्दाख और सियाचिन तक पहुंचा सकेगी। हवाई सप्लाई पर निर्भरता घटेगी। सीमाओं पर तैनात जवानों तक मदद पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंचेगी। यानी जो सुरंग आम लोगों के लिए सुविधा है, वो भारत की सामरिक ताकत का नया हथियार भी है। सेना इसे इस्तेमाल भी कर सकती है। अब तो कहीं ना कहीं एक हम भारतीय सेना के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगी ये टनल, और इसके चलते अब 12 महीने जो है डिप्लॉयमेंट, जो चीन की सीमाएं हैं या फिर जो सीमाएं पाकिस्तान से लगती है, वहाँ पर जो है डिप्लॉयमेंट 12 महीने होती रहेगी। जोजिला के शुरू होने के बाद पर्यटन, व्यापार और रोजगार बढ़ेगा। लद्दाख की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हर साल सर्दी के मौसम में देश से कट जाने वाला लद्दाख अब 12 महीने भारत की मुख्य धारा से जुड़ा रहेगा। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर पाकिस्तान से जुड़ी।
पीओके में पाकिस्तान सरकार और जनरल आसिम मुनीर की सेना के खिलाफ जंग छिड़ी है। महंगाई, आटे और बिजली की किल्लत से शुरू हुआ आंदोलन अब कफन और गोलियों के खूनी खेल में तब्दील हो चुका है। सबूत 5 तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। कहीं लॉकडाउन लगा है, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं प्रदर्शन और तोड़फोड़ के साथ आगजनी की जा रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक मुठभेड़ अब भीषण झड़प में तब्दील हुई। 4 पुलिसकर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आजादी अब मुहिम बन चुकी है। हर जुबान पर यही नारा गूंज रहा है, पाकिस्तान की तानाशाही, सत्ता और भेदभाव से आजादी की मांग शांतिपूर्ण है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए जो ऑर्डर दिया, उससे जल्लाद भी शर्मा जाएं। जालिम मुनीर का जल्लादों वाला ऑर्डर। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सेना से बरसवाई गोलियां। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स किस तरह ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। ये वीडियो तो और चौंकाने वाला है, जिसमें फायरिंग से बचते हुए प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी सैनिकों ने पीछा करके गोली मारी। जल्लाद मुनीर आजादी की मांग से बौखलाया, 11 की हत्या, 70 से ज्यादा घायल। पाकिस्तानी सैनिकों के नरसंहार का पूरा कहर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी किस तरह से अपने जख्मी साथियों को बचा कर ले जा रहे हैं। इसमें किसी को पेट में गोली लगी तो किसी की छाती में। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग ने न सिर्फ जानें ली, बल्कि मुनीर की सेना ने उस कश्मीरियत का भी कत्ल करवाया जिससे बंदूक के बल पर कब्जा कर रखा है। ये युवक सुबकते हुए बता रहा है कि हमारा कश्मीरी होना आज पाकिस्तान के लिए गुनाह हो गया है। आखिर हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अपनी आजादी, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। उस पर गोलियों की ऐसी बरसात। मुनीर किस कदर जल्लाद हो चुका है, इसकी तस्दीक पीओके का क्रूर आईजी लियाकत अली खुद कर रहा है। ये मुनीर का ऑर्डर है, पीओके में जो भी आवाज उठा रहा है उसे गोली मार दो, दबा दो आजादी की मांग कर रही हर आवाज को। इसीलिए हमने कहा मुनीर का यह ऑर्डर न सिर्फ जल्लादी है, बल्कि उसका असली मंसूबा पाकिस्तान में आतंक का राज कायम करना है। दरअसल मुनीर पाकिस्तान में अपने प्लान बी का खाका तैयार कर चुका है। इसके लिए उसका बड़ा हथियार है आतंकी, जिन्हें वो सत्ता में भागीदारी के लिए तैयार कर चुका है। पाकिस्तान में आतंकियों को सत्ताधीश बनाने का प्लान। दरअसल पाकिस्तान की सेना गिलगित बाल्टिस्तान में होने वाले चुनाव में हाफिज सईद के गुर्गों को जिताने की पूरी तैयारी कर चुकी है। पीओके के इस इलाके में 7 जून को चुनाव हुए और यहां से चुनाव लड़ रहे दूसरे उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि सेना उनके चुनाव प्रचार को रोक रही है। हेर फेर कर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश कर रही है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि लश्कर से जुड़े एक राजनीतिक संगठन के उम्मीदवारों को चुनाव में शामिल होने में मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने शिया बहुल गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों का समर्थन किया। इस पार्टी को आमतौर पर एलईटी के संस्थापक हाफिज सईद से जुड़ा एक राजनीतिक मोर्चा माना जाता है। इनका आरोप है कि यह कदम क्षेत्र में राजनीतिक और वैचारिक परिदृश्य को नया रूप देने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। आरोप यह भी है कि मुनीर के आदेश पर पाकिस्तानी सेना आतंकी उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी हर उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में अड़ंगे डाल रही है। किसी को घर में नजरबंद किया जा रहा है तो किसी को चुनावी रैलियों में जाने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान के बाद अब बात ईरान की। सीज़फायर के चलते भले ही अभी ईरान में गोला बारूद नहीं अटैक हो रहा, मगर फिर भी खलीफा के देश में आग लगी है। आग है महंगाई। महंगाई ऐसे कगार पर पहुंच चुकी है कि ईरान के लोग एक एक दाने को मोहताज हो गए। शहर शहर त्राहिमाम मचा हुआ। जो ईरान अब तक अमेरिका और इजराइल पर मिसाइल दाग रहा था, उसी देश में महंगाई बम फूट पड़ा। ईरानी जनता अब बम की आवाज से नहीं बल्कि रसोई के बजट से डर रही है। ईरानी अवाम एक एक रोटी के लिए त्राहिमाम कर रहे। तेहरान, इस्फहान और मशहद जैसे शहरों में हालात ये कि रोटी तक आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई। लोग रोटी, राशन और सुपरमार्केट पैकेज तक ईएमआई में ले रहे हैं। कुकिंग ऑयल 430%, अंडे 345%, चावल 287% और दूध 139% तक महंगे हो चुका है। यह हाल तब जब करीब 100 दिन तक चले युद्ध के बाद
यानी मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने से पहले ईरान में 1 किलो चावल की कीमत 240 थी, जो अब 928 रुपए हो चुकी है। जो 1 लीटर कुकिंग ऑयल पहले 84 का था, अब 445 में है। युद्ध की मार से ईरान के उत्पादन पर असर पड़ा, कई फैक्ट्रियां बंद हुई, खाने पीने की चीजों के साथ दवाइयों की कमी हुई। इजरायली हमलों से पेट्रोकेमिकल उद्योग प्रभावित हुआ, जिससे ईरानी दाने दाने को तरस रहे हैं और रोटी से लेकर सुपरमार्केट पैकेज तक EMI पर ले रहे हैं। ईरान युद्ध से पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। 2025 में बढ़ती महंगाई और मुद्रा संकट के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते सेंट्रल बैंक के प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ा। ईरान के सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में महंगाई दर 42% से ज्यादा रही, जबकि खाने की चीजों की कीमतें 70% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। महंगाई 80 साल के उच्चतम स्तर पर है। खलीफा के न्यूक्लियर बॉम्ब की जिद ने ईरान में महंगाई की आग लगाई और जनता दाने दाने को मोहताज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।